जो डाउट्स और बैकलॉग्स है तो मैं उन्हें मेनली अपने टीचर से डिस्कस कर लिया करता था कि मैं उसके बारे में क्या करूँ, मेरी गलतियाँ क्या हो रही है, ये रीडिंग मिस्टेक है, सिली मिस्टेक, मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी, या फिर बैकलॉग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम अपने पढ़ाई से मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल कर बैकलॉग को करना चाहिए। कि मैं मम्मी को हमेशा बोलता था कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कभी बुरा लग रहा है तो मम्मी मुझे हमेशा कंसोल करती थी कि ये एक एग्जाम है, इसके लिए तुम इतना स्ट्रेस मत लो, अगर आप इतने दिन मॉक टेस्ट देते रहोगे तो ये एडवांस भी ऐसा लगता है कि एक टेस्ट ही तो है। इतने टेस्ट दे चुका हूँ कि अब मुझे वो फीलिंग नहीं आती कि अरे यार कल टेस्ट है, इतना बड़ा टेस्ट है। काउंसलिंग में मेंटली अनस्टेबल पर्सन जाता है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत है। क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रणील। आपको बता दें, प्रणील ने जेईई एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। प्रणील, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस मोमेंट में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, तो रिजल्ट किसने देखा और वो क्या मोमेंट था? रिजल्ट मैंने मम्मी के साथ देखा, तो उस समय तो बहुत ही खुशी हुई हमें कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा था काफ़ी रिजल्ट, तो फिर काफ़ी खुशी हुई। मैंने सबसे पहले तो मम्मी के पैर छुए और उसके बाद मम्मी ने मुझे हक कर कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। उसके बाद हमने पापा को फ़ोन कर बोला अपने रिजल्ट के बारे में, तो पापा ने भी काफ़ी मुझे कॉन्ग्रेट्स बोला और काफ़ी कुछ बोला, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इसके लिए। पहले से आपको उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक आएगी आपकी? उम्मीद तो थी, बट फिर भी एक अच्छा रिजल्ट देखने पर एक खुशी तो होती मतलब है। वो कहते हैं ना कि अब मैं श्योर हूँ कि फाइनली मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि जो मेरा रिजल्ट है, जो मैंने मेहनत करी थी, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। अच्छा, वो दिन कैसा था? मतलब रात को नींद आ गई थी कि अगले दिन रिजल्ट आने वाला है, या सुबह से ही प्रे कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए? रात को तो नींद तो कम आई थी, उसके बाद सुबह से ही मैं लगा था। 10 बजे का इंतज़ार काफ़ी था कि कब 10 बजेंगे, कब रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, काफ़ी चिंता थी। अच्छा, आपने अपना रिजल्ट देखा, उसके बाद में आपने अपनी मम्मी से बात की, डैडी को कॉल किया, हाँ। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड से भी बात करी, किसी से पूछा जो साथ में आपके हाँ, स्टडी हाँ। कर रहे थे? मेरे जो बैचमेट्स हैं काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन सबसे मैंने पूछा और हम लोगों ने इस बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन किए। ओके ओके। अच्छा प्रणील, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कोटा कितने टाइम से रह रहे हैं आप? वेल, मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और मेरा एक छोटा भाई है, वो 7th क्लास में पढ़ता है अभी। तो हम कोटा में करीबन 3 साल हो चुके हैं हमें रहते हुए। मैं 10 से कोटा में पढ़ रहा हूँ, तो 3 साल हो चुके हैं हमें। ओके, तो आपके भैया ने कुछ कहा नहीं आपको कि जैसा आपने बताया कि आपसे छोटा है, कि आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है इसलिए मुझे बुलाया है, तो ऐसा कुछ बात हुई आज? उसने काफ़ी कुछ बोला और पहली बात तो उसने ये कहा कि तुम मेरे बारे में कुछ बदनामी मत कर आना नेशनली जो भी है, तुम मेरे बारे में कुछ बेकार के बात मत बोलकर आना, जो भी बोलना है मेरी तारीफ ही करना। हाँ, तो आपने बताया ना मुझे ऑफ कैमरा कि वाकई वो एक अच्छा म्यूजिशियन बनने की तैयारी कर ही रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। गलत कुछ नहीं बोला और ना नहीं। कुछ बता रहे हो। अच्छा प्रणील, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे IITian बनना है? वेल, मैंने 6th क्लास में डिसाइड किया था। एक्चुअली मेरे पापा इंजीनियर है, वो काम करते हैं न्यूक्लियर पावर में। ओके। तो वो इंजीनियर थे, तो बचपन से ही मुझे इंजीनियर बनना था, ये मैं पापा से इंस्पायर हुआ हूँ। और पापा मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो पापा ने कहा कि तुम मैकेनिकल इंजीनियर के जो हार्डशिप है वो तुम फेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस और इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट डालने लगा, तो इसलिए मेरा मेनली उसी समय से मेरा इंटरेस्ट था अच्छा, इंजीनियरिंग कौन में। सी क्लास में थे जब ये सब डिसाइड हुआ या डिस्कस किया आपने अपने फादर से? मेनली तो मैं ये सब डिस्कशन 6th क्लास में ही हो गया अरे, था। इतनी स्टार्टिंग से? हम्म। ओके, तो मम्मी भी सेटिस्फाइड है? उन्हें भी यही था कि मेरा बेटा जो है वो IITian बने? मम्मी को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ऐसा मम्मी क्यों? मम्मी एक्चुअली, मेरे पापा मैथ्स बैकग्राउंड से है, मेरी मम्मी वो साइंस बायोलॉजी के बैकग्राउंड से है, ओके ओके तो ओके। उन्हें इसलिए चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो वो अभी भी आजकल कभी कभी कहती है कि तुम डॉक्टर नहीं बने, तुम्हारे पास इतना मेमोरी थी कि तुम डॉक्टर बन सकते थे। तो मैंने कहा मम्मी मुझे तो बचपन से मैथ्स पसंद है, मैं इसलिए इंजीनियर बन रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें पापा ने ग्रिल किया ये चीज़ कि तुम्हें मैथ्स पसंद है।
तो तुम अगर Okay. बचपन से बायो लेते तो तुम्हें बायो भी पसंद आ जाती। हाँ, मतलब इंटेलिजेंट अगर स्टूडेंट है, या कह सकते हैं कि जो हम चाहते हैं उसके लिए शिद्दत से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। हाँ तो इसलिए आपकी मम्मी को है, चलो, पर फिर भी फाइनली वो खुश है। हाँ, खुश तो है, हाँ, खुश कि तो बहुत जो है। भी आपने चाहा, मतलब जो आप खुद चाहते थे उस लाइन में आप आगे बढ़ रहे हैं। वही। आप कहाँ से हैं प्रणीत? वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप राउतभाटा में हूँ, बट मैं ओरिजिनली त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। ओके, सेवन सिस्टर्स। इतनी दूर से आप तो यहाँ पे, जैसा आपने कहा कि मतलब आपका जन्म यहीं पे हुआ है, हाँ। और फादर आपकी स्टार्टिंग से यहीं पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एलन की बात करूँ या कोटा की बात करूँ, वैसे तो यू आर वेरी लक्की कि कोटा आपके इतने पास में है। हाँ। लेकिन कब आपको एलन के बारे में पता चला, कोटा के बारे में, और कैसे आपके जहन में आया कि मुझे एलन कोटा ही जाना है अपनी? एक्चुअली राउतभाटा में भी एक एलन है, तो मैंने 5th क्लास में टैलेंट टेस्ट दिया था और उसमें अनएक्सपेक्टेडली मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। तो उस समय मैंने एलन को ज्वाइन किया और उसके बाद से, तब से 6th क्लास से मैं अब तक एलन में ही हूँ। तो एलन का काफ़ी लंबा साथ रहा है इस जर्नी में मेरे साथ। स्टार्टिंग में जब आए थे एलन में, वो कैसा मोमेंट था, और अब जब इतना टाइम हो गया है? जब स्टार्टिंग में आया था तब काफ़ी अननोन एनवायरनमेंट था कि मैं पहली बार कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ कोई, Exactly. तो काफ़ी अननोन सा था। बट धीरे धीरे अब पूरा मैकेनिज्म पूरा नोन हो चुका है। अब एकदम मतलब घर जैसा ही लगता है एलन, इतना अच्छा और इतना क्लोज हो चुका है। अरे वाह। अच्छा प्रणील, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो अब जानना चाहते हैं कि प्रणील भैया ने कैसे पढ़ाई करी है, क्या क्या उन्होंने इस दरमियान किया, तो क्या डेली रूटीन रहता था आपका? मेरा डेली रूटीन थोड़ा सा मतलब चेंजिंग रहता था, बट अगर जनरली बोलूँ तो मैं 12 से 8 o'clock तक सोता था। उसके बाद उठकर 9 o'clock तक मैं जो भी ब्रेकफास्ट है वो सब फिनिश कर कर उसका 9 o'clock से 12 o'clock मैं पढ़ाई करता था। ओके। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेता था, लंच करता था और अपने भाई के साथ थोड़ा सा रिलैक्स होता था। मेरा भाई है तो वो ओके। काफ़ी स्ट्रेस रिलीव कर देता है मेरा, उसके साथ खेलता था, कभी झगड़ता भी था। अब दोनों ही चीज़ें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 2:30 या 3 से 6 o'clock तक मैं वापस पढ़ा करता था। कभी एलन होता था तो एलन जाता था, वरना इस समय अगर एलन नहीं होता था तो 2 से 6 o'clock तक मैं पढ़ा करता था। ये अच्छा टाइमिंग है क्योंकि इस समय पर ही जेई एडवांस भी होता है, तो फिर अगर आपने मतलब खुद को कंडीशन कर लिया इस समय पढ़ने का, तो फिर ये काफ़ी अच्छी बात है, आपकी हेल्प करेगी ये काफ़ी। प्रणील, हाउ यू मैनेज, लाइक मतलब स्कूलिंग भी है, इसके साथ में आपको जेई एडवांस की तैयारी भी करनी है, और उसके साथ में फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं, सिली मिस्टेक्स भी हो रही है, और कहीं ना कहीं बैकलॉग्स भी आ रहे हैं, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज किया आपने? मेनली तो एलन ने काफ़ी हेल्प किया। मेरे टीचर्स जो है उन्होंने बहुत हेल्प किया। जो डाउट्स और बैकलॉग्स है तो मैं उन्हें मेनली अपने टीचर से डिस्कस कर लिया करता था कि मैं उसके बारे में क्या करूँ। तो उन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे कि अगर तुम्हारा बैकलॉग चल रहा है यहाँ पर तो तुम्हें क्या करना चाहिए। और उसके बाद स्कूलिंग मैंने चलता गया, तो इन 2-3 साल में मैंने स्कूलिंग भी साथ साथ में किया। ठीक है। कि मतलब बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसके लिए भी पढ़ाई किया मैंने कि जेई एडवांस के कारण बोर्ड नहीं नेग्लेक्ट होना चाहिए। तो वो साथ साथ में चलता गया। थोड़ा टाइम मैं बोर्ड्स के लिए भी निकाल देता था। और ये भी है कि बोर्ड्स और जेई एडवांस का सिलेबस थोड़ा सा मतलब वो ओवरलैप करता है। ओके। तो जेई एडवांस के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर बोर्ड्स भी आपके साथ साथ होता जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब एक हाँ। तरफ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। अच्छा, सिली मिस्टेक कैसे आपने सुधारी? सिली मिस्टेक वैसे तो बहुत होती थी, तो मैं उन्हें नोट कर कर रखता था और उसके बाद मैं उन्हें नोट कर कर एरर बुक बनाया करता था। ओके। और उसके बाद जब भी एग्ज़ाम होता था तो उससे पहले मैं उस एरर बुक में देख लेता था कि मेरी गलतियाँ क्या हो रही है। ये रीडिंग मिस्टेक है, सिली मिस्टेक मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी, या फिर मतलब जस्ट हो गया सिली मिस्टेक। कुछ कुछ होता है ना कि ये ऑप्शन दबाना था और वो ऑप्शन दब गया। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या गलतियाँ की और उनसे क्या लेसन ले सकता हूँ, और वो चीज़ मैं एग्ज़ाम में ध्यान रखता हूँ कि ये चीज़ नहीं करना। ओके। अच्छा। तो कुछ कुछ मिस्टेक्स तो इनेविटेबल है हाँ, कि मतलब वो हो तो जाता है। AIR1 भी करता है, इसमें कोई वो नहीं है, कॉमन है, होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्शियसली थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना है। दो ऐसा नहीं है कि उन मिस्टेक्स पर ही बैठे रहना है कि अरे यार ये मिस्टेक हो गया, अब क्या करूँ। तो उस पर बैठे नहीं रहना। ओके। और बैकलॉग की अगर बात करें, कई बार होता है ना कि घर चले गए, बीमार हो गए, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, तो फिर उसे दोबारा कैसे स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से बैकलॉग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम
अपने पढ़ाई से मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल कर बैकलॉग को करना चाहिए कि हर दिन बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटे या 1.5-2 घंटे मैं बैकलॉग को कंप्लीट करने में लगा दूंगा और बाकी समय मैं करंट पढ़ाई करूंगा। उस समय बैकलॉग के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप बैकलॉग के बारे में पूरा ध्यान देने लग गए तो फिर आपका करंट पढ़ाई वो इफेक्ट होगा, उसके बाद वो बैकलॉग बन जाएगा। उसके बाद ये मतलब एक विशियस साइकिल सा बन जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर दे दो बैकलॉग को। तो ऐसे आपने सारी चीजें मैनेज की। ओके, व्हिच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट आता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो एड्रेनलिन बनता है और जो एक सॉल्व करने से जो एक फीलिंग आती है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे मैथ्स सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, अच्छा प्रणील, आपने काफी टाइम से है यहाँ पे आप कोटा में, अराउंड 4 इयर्स? हाँ, है ना? 3 to 4 ओके, years। इन 4 इयर्स में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हुए होंगे और कह सकते हैं जेईई मेन के एग्जाम भी आपने दिए हैं और उसके बाद जब एडवांस का, तो इस दरमियान बहुत बार ऐसा लगा होगा कि अच्छा फील नहीं कर रहा, बहुत लो फील कर रहा हूँ, मेरा कोई मॉक टेस्ट हुआ है उसमें मैंने जितना उम्मीद करी थी उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, या कई बार तबीयत भी खराब है, कई बार एक ही क्वेश्चन को लेके कितनी बार सॉल्व करूँ, परेशान हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे आपके साथ हुआ होगा, कैसे हाँ। फिर आपने खुद को संभाला और इतना अच्छा स्कोर किया? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए अपने, कि पेरेंट्स और टीचर्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। हम तो फिर उनमें वो करना चाहिए, कॉन्फाइड करना चाहिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं। मैं मम्मी को हमेशा बोलता था कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कभी बुरा लग रहा है तो मम्मी मुझे हमेशा कंसोल करती थी कि ये एक एग्ज़ाम है, इसके लिए तुम इतना स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारा एग्ज़ाम फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाला पूरा, राइट। ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर तुम्हारी पूरी जिंदगी ही वो है, मतलब बेस्ड है Right. कि ये नहीं होगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो। और मम्मी पापा ने कभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया कि तुम्हें ये करना ही है। वो हमेशा चिल है बहुत, ओके, कि तुम्हें एग्ज़ाम तुम्हारा हो जाएगा, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बस स्ट्रेस मत लेना, कभी भी टेंशन मत लेना। तो हुआ ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा हो तो उन्होंने कहा हो कि हाँ, बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट ये 1-2 बार बात नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत बार हुआ जर्नी है। है। बहुत बार हुआ है, बहुत बार मैंने मम्मी पापा से बोला है तो उन्होंने मुझे बहुत सारे एडवाइस दिए, वो भी मेरे से कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस दिया कि ये लाइफ में एक छोटा सा पार्ट है, तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तो तुम्हें एक छोटे से पार्ट पर इसमें से लेसन लो। करना इसमें है ना, कि एक गलती हो गई तो इसमें नहीं लगा। ओके, उसमें लेसन लो तुम, पर ये मत करो कि उसी पर फोकस करो, क्योंकि वो तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट है, इसके कारण तुम अपने लाइफ का बाकी पार्ट मिस कर जा रहे हो। बिल्कुल। और ये पार्ट अगर डिफिकल्ट है तभी आप इससे बेस्ट अचीव कर पाएंगे, है ना? ओके, एंड व्हाट अबाउट फैकल्टीज, आई मीन उन्होंने कैसे हेल्प किया? टीचर से भी बात किया करता था कि कभी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं अपने सारे सर से डिस्कस किया करता था। और उनके पास भी, उन्होंने तो जेईई में ही एटलीस्ट 20 ईयर्स तो उन्होंने एटलीस्ट दिए है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, एडवाइस दिए, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नॉन एकेडमिक भी बहुत सारे सजेशन दिए। तो मुझे लगता है टीचर्स के साथ भी बात करना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, नॉन एकेडमिक भी बहुत सारे होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट तभी है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व हो रही है तभी आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन पाएंगे और एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और मुझे एक और चीज़ लगता है कि आजकल थोड़ा एक टैबू रहता है कि काउंसलिंग होता है ना, तो उसके लिए एक टैबू रहता है कि काउंसलिंग में मेंटली अनस्टेबल पर्सन जाता है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो मतलब काउंसलिंग सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप मेंटली अनस्टेबल हो, मेंटल हेल्थ खराब है, इसलिए नहीं है। अगर आपको टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर भी आप काउंसलर के पास जा सकते हो। उन्हें इन सब का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं गया भी हूँ, पर्सनली भी मैं बहुत बार गया हूँ, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की उन्होंने भी। और मतलब एलन में भी है, एलन में भी गया हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से काउंसलिंग भी काम का है काफ़ी। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक स्टिग्मा रहता है ना सब में, डिस्टर्ब है या आप डिप्रेस हैं। आपने काफी अच्छी बात बोली, मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स इससे इंस्पायर होंगे और उन्हें लगेगा उनका जो एक मिथ है वो क्लियर होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मिथ बहुत प्रेवलेंट है, मेरे अंदर भी था पहले। लोग डरते भी हैं कि अगर मुझे देख लिया काउंसलर से बात करते हुए ऐसा कुछ तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग। मैं भी एक्चुअली था, मुझे बाद में जाते जाते रियलाइज हुआ
कि एक्चुअली वहाँ पर काफी लोग आते हैं जो स्ट्रेस्ड है, जो बहुत कुछ चीजों से परेशान है, वो लोग भी आते हैं। सिर्फ डिप्रेशन, मेंटली Right. अनस्टेबल, मतलब इतने जो हम सोचते हैं इतना एक्सट्रीम व्यूज रखते हैं, वैसे ही नहीं आते सिर्फ। एक नॉर्मल इंसान भी हाँ। काउंसलर से मिल सकता है। हाँ, इनफैक्ट मिलना भी चाहिए, Right, क्योंकि आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए। वही। ओके, आपकी हॉबीज क्या हैं? देखो, आपने स्टडी के बारे में बताया कि कितने आवर्स आप स्टडी करते हैं। सो व्हाट अबाउट योर हॉबीज? Well, क्या पसंद है आपको? मुझे नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है, ओके मेनली थ्रिलर डिटेक्टिव जॉनर में ओके, पसंद एंड है। वन ऑफ योर फेवरेट नॉवेल? शर्लॉक होम्स, ओह सेम। वो मेरा फेवरेट Right, है। okay. मैंने उसके इन्हीं 3 साल में मैंने उसके ऑलमोस्ट हर एडिशन खरीद कर कंप्लीट की है। अरे वाह, इतना तो सारे तो नहीं पढ़े मैंने, स्टार्टिंग के 1-2 नॉवेल्स पढ़े मुझे हैं। बहुत पसंद है, और साथ में चेस खेलना पसंद है मुझे। कभी वॉक करने चले जाता हूँ। वो सिर्फ उसके लिए नहीं है कि वॉक करना हॉबी है, वो ज़रूरी भी है। थोड़ा सा बाहर नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, और जो आपके पढ़ाई इज रिलेटेड, जो पूरा दिन भर पढ़ाई करते रहोगे तो कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं होने वाला, थोड़ा सही सा बात है। फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है। ये हमारे सर भी हमेशा कहते थे कि एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आप एक्सरसाइज करो, और मतलब थोड़ा सा वो रखो, नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, बिल्कुल, रिलैक्स करो, क्योंकि इतना भी पढ़ाई का लोड नहीं लेना कि आप पूरा ही आइसोलेटेड हो जाओ दुनिया से। बिल्कुल। तो ये एक मतलब आपकी हॉबीज है कि आपको घूमना पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है। अच्छा, कोई गेम वगैरह, मूवीज वगैरह ऐसा कुछ, या फिर इतना टाइम ही नहीं मिलता? इतना टाइम नहीं मिलता। मूवीज देखना मुझे पसंद जरूर है, बट यही मैं एडवांस की जब तैयारी कर रहा था तब मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मूवीज देख सकूं। देखी जरूर है 1-2, बट वो स्टार्टिंग में देखी थी, 11 के स्टार्टिंग में, ओके ओके। तो देख नहीं पाए उसके बाद। गेम की बात करें, आपका तो ब्रदर भी है, उसके साथ कोई ऐसे क्रिकेट गेम वगैरह? खेलता हूँ, कभी बैडमिंटन खेलता हूँ, बैडमिंटन पसंद है। या वन ऑफ माय फेवरेट। हम्म, इजीली और- खेल सकते हैं आप। हाँ, उसका टेबल टेनिस भी है हमारे सोसाइटी में, वहाँ भी खेलता हूँ। बाकी बहुत कुछ है। वो मेरे साथ इतने सारे गेम खेलता रहता है, वो तो मुझे परेशान करा करता है कि खेलो ना, तुम हर दिन पढ़ाई करते रहोगे क्या, थोड़ा सा खेल भी लो। तो उसके बाद मैं खेल ही लेता हूँ, कभी कभी उससे परेशान होकर, कभी कभी मन करता है तो खेल लेता हूँ। चलो, अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छा प्रणील, आपने जैसे सारी बातें बताई हैं, आपने खुद में काफ़ी मेहनत करी है, खुद की मेहनत के साथ ही पेरेंट्स ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, एलन फैकल्टीज़ ने भी आपकी काफ़ी हेल्प की। इसी दरमियान अगर हम बात करें कि एलन में जो मॉक टेस्ट होते हैं, और स्पेशली जेईई एडवांस से पहले ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो एलन ने कंडक्ट कराया था, वो कितना हेल्पफुल है एक एस्पिरेंट के लिए? वो मुझे तो बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसने मॉक टेस्ट ने मेरे ऑलमोस्ट हर 3 या 7 दिन में मॉक टेस्ट हुआ करते थे। तो अगर आपने अचानक से जेईई एडवांस दिया तो आपको रहता है ना टेंशन कि जेईई एडवांस इतना बड़ा एग्जाम है, मैं कैसे करूँ। पर अगर आप इतने दिन मॉक टेस्ट देते रहोगे तो जेईई एडवांस भी ऐसा लगता है कि एक टेस्ट ही तो है। इतने टेस्ट दे चुका हूँ कि अब मुझे वो फीलिंग नहीं आती कि अरे यार कल टेस्ट है, इतना बड़ा टेस्ट है, वो फीलिंग नहीं आती। तो आपको एक यूज टू हो जाते हो उससे, और साथ में आपको इंटरफेस से मतलब वो हो जाता है, आप फैमिलियर हो जाते हो इंटरफेस से कि क्या होना है, क्या करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ये भी एक वो है, आर्ट है कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, Right. कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये भी एक टाइम आर्ट है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो- ये भी ज़रूरी है। ये चीज आप इतने सारे मॉक टेस्ट देकर सीख जाओगे। और एक चीज ये है कि एलन में इतने सारे बच्चे हैं, तो ऑल इंडिया जो टेस्ट होते हैं तो उनसे हमारे जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे आपको एक समझ में आता है ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको कितना और मेहनत करना है कि आपको एक डिजायर्ड पोजीशन पर जाना है। बिल्कुल, लास्ट टाइम पैनिक होने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट वगैरह दो, और फिर आप जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक्स है, या आपको लगता है कि कौन कौन से एरियाज या टॉपिक है जहाँ पे आप वीक हैं, उन्हें आप बेस्ट कर पाएँ। तो कह सकते हैं बाकी ऑल इंडिया ओपन टेस्ट और मॉक टेस्ट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट टू एवरीवन। ये आपको एक वो देता है कि फैमिलियर हो जाओ, और मतलब मैंने आपको कह ही दिया इतना सब कुछ। हाँ जी, हाँ। तो बिल्कुल एग्जाम से आपको डर नहीं लगेगा, उसके बाद वो डर चले जाता है इतने सारे मॉक टेस्ट देकर। प्रणील, आप 4 साल से कोटा में रह रहे हैं। 4 साल पहले वाले प्रणील की अगर मैं बात करूं, और अब 4 साल बाद वाले प्रणील की, तो क्या चेंजेस आपको खुद में दिखाई देते हैं? कोटा की कोई एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और खुद में कोई एक चेंज जो आपको लगता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं इस दुनिया में, लेकिन ये चीज़ मैंने कोटा से सीखी है, वो हमेशा मेरे जहन में रहेगी? एक तो मुझे लगता है मैं काफ़ी मैच्योर हो चुका हूँ इस सेंस में कि मैं पहले प्रॉब्लम को जब लेता था तो मतलब मुझे प्रॉब्लम के कारण काफ़ी चिंता होती थी। Okay. बट अब कोटा में इतने साल रह चुका हूँ कि
अब मैं मैच्योर हो सकता चुका हूँ, मैं एक प्रॉब्लम को दूसरे ढंग से देखता हूँ और उससे पैनिक नहीं होता। पैनिक होने की जगह मैं सोचता हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँ। तो प्रॉब्लम मतलब मैं एकेडमिक नहीं बोल रहा, स्टडीज नहीं, जनरल जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें मैं हैंडल कैसे करूँ। तो उसमें पैनिक नहीं होना और मैच्योरिटी आई है मेरे अंदर कि उस समय जो प्रनील था और अभी जो मैं हूँ उनमें आपको पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इन सब में आपको दिखेगा कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपने कोटा से सीखी है। और कोटा में एक सोशल लाइफ भी बना है। राइट। काफी लोग वैसे बोलते हैं कि कोटा में आइसोलेटेड हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कोटा में मेरे पीयर्स जो है, मेरे लेवल के पीयर्स मुझे मिले तो काफी अच्छा हमारे बीच में बॉन्डिंग हुआ। तो कोटा में ये जो बॉन्डिंग रहा वो पूरे जिंदगी भर चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खाने में आपको क्या पसंद है? मुझे खाने में साउथ इंडियन पसंद है, मुझे बहुत कुछ पसंद है एक्चुअली। मैं एक चीज कह नहीं सकता। कुछ फेवरेट चीजें आपकी जो आपको लगता है कि जिन्हें मैं मिस नहीं करना चाहता? एक तो मम्मी के हाथों के जो खाना है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगता है। बाकी अगर बाहर की चीजें बोल लो तो मुझे डोसा बहुत पसंद है, पनीर बहुत पसंद है। ओके। मेरे कुछ दोस्त मुझे इस बारे में चिढ़ाते हैं कि मेरा नाम प्रनील पनीर इस बारे में मुझे पता नहीं कैसे, मुझे बचपन से लेकर अब तक, चाहे दोस्त एक दूसरे को जानते हो या ना हो, उन सबको ये समझ में आ जाता है कि पनीर और प्रनील ये दोनों काफी सिमिलर साउंड करते हैं। कि मतलब प्रनील को पनीर तो पसंद ही होगा और मतलब चढ़ाते भी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वहां से यहाँ तक कितने मतलब डिस्टेंस है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, तब भी एक कॉमन पॉइंट निकल जाता है कि वो मुझे इससे रिलेट करता है। लकीली यू लाइक पनीर ना, ये भी तो है। बिल्कुल। अच्छा, कोई गेम जो आपका बेस्ट हो, आपको लगता हो कि मतलब अभी तक मैं नहीं खेल पाया, टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मैं जब आईआईटी बॉम्बे या जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वहां जाऊंगा तो मैं खेलूंगा? मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। बास्केटबॉल खेल नहीं पाया अब तक, अब मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। ओके। उसके बाद मैं कुछ और गेम्स है जो करना चाहता हूँ। अच्छा। एक्सपीरियंस करना अभी तक पॉसिबल नहीं था, बट अब एक्सपीरियंस करूंगा कॉलेज जाकर। ओके। कुछ ऐसा आपके जहन में हो कि अब फाइनली मैं टॉप कर लिया मैंने और अब मैं कॉलेज जाऊंगा, तो वहां जाके क्या करने वाले हो? मतलब कोई ऐसी फैंटेसी कुछ? एक तो मुझे गिटार सीखना है। मेरा भाई गिटार सीखता है। अब मैंने उसे कहा है कि उसे टास्क दिया है इनफैक्ट कि तुम अब मुझे सिखाओगे गिटार, बिल्कुल। अब तुम मेरे मास्टर बनोगे गिटार में। और उसने भी एक्सेप्ट किया है। तो अच्छा। इनफैक्ट अब आजकल वो मुझे परेशान करता है कि तुम गिटार सीखो, जबकि मेरे पास अगर कुछ और कर रहा था तब भी वो बोलता है गिटार सीखो जाकर। उसे पता चल गया ना कि एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, ब्रदर ने टॉप कर लिया है, तो इसलिए वो कहता है कि अब तो मुझे गुरु बनने का मौका दो। प्रनील सीखो मुझसे। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरह तैयारी कर रहे थे, या मतलब आपने तो कंप्लीट कर लिया, वो जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक लंबी जर्नी है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स है, बहुत बार इंसान टूट भी जाता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बहुत बार किसी बात को लेके प्रेशराइज भी हो जाता है। तो 4 साल बहुत होते हैं जो आपने कोटा में दिए और अपना करियर बनाया, तो उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जेईई एडवांस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो फिर आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, बट कभी भी ऐसा मत समझना कि यही एग्ज़ाम आपका पूरा लाइफ है। हमेशा इसे एक मतलब गोल की तरह लेना, बट इसे अपना पूरा लाइफ मत लेना। इस पर आपके बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है, बट आपको इसके बारे में एक रीजनेबल लेवल का स्ट्रेस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, तो वो नहीं करना। और हमेशा अपने पेरेंट्स, टीचर्स, वो आपके हमेशा बेस्ट चाहेंगे, तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, दोनों चीज़ आपको शेयर करनी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स और टीचर्स दोनों हमेशा आपका ही बेस्ट चाहेंगे, वो आपके वेल विशर्स है। बाकी चाहे या ना चाहे वो आपके पक्का वेल विशर्स है। तो आपको हमेशा उनसे बात करना चाहिए और आपको एक स्केड्यूल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इन 3-4 साल में आपको कभी लगेगा कि आपका स्केड्यूल अच्छा नहीं है, बट आपको मेंटेन करके रखना चाहिए कि मैं इतने समय कर रहा हूँ तो मुझे करना है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, राइट, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और परसिस्टेंस रखो और बस भरोसा रखो, और मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। इस बीच में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है, क्योंकि हो जाता है आजकल। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पर अपने ऊपर भरोसा भी रखना है और टीचर्स और पेरेंट्स से बात करते रहना है हमेशा।
चलिए प्रणील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं प्रणील ने जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करी हैं उन बातों से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। और प्रणील ने सबसे अच्छी बात जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये कही है कि एक एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम की तरह ही ले, एग्ज़ाम को कभी भी अपनी लाइफ पर हावी ना होने दे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।